हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोरख क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने प्राचीन भारत प्रारंभ किया था, जिसके अंदर हमने सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता और धर्मों के बारे में हम पूर्णतः पढ़ चुके हैं। धर्मों में हमने हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म और फारसी धर्म, और अन्य धर्म भी पढ़े। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हम कंटिन्यू बिल्कुल एक लाइन वाइज हम वीडियो बनाते आ रहे हैं। ठीक है, और आप पढ़ रहे हो इसको। ठीक है, बस आपसे यही विनती है कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर ये कंटेंट पहुँचे और उनको ये फ्री में सब कुछ उपलब्ध हो। ठीक है, और इसके जब पूरा ये हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, इसके नोट्स में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ फ्री होगा। ठीक है, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, आज का हम लेक्चर्स प्रारंभ करते हैं। आदेश, आदेश, आदेश। देखो, जैसे कि पता है हमने प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था महाजनपदों का उदय। महाजनपदों में हमने पढ़ा था कि हमने देखा था कि जो बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, उस अंगुत्तर निकाय और एक आपका जैन धर्म का ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। ठीक है, ये दो ऐसे आपके ग्रंथ थे जिनके अंदर 16 के 16 महाजनपदों के बारे में वर्णित है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक उल्लेखनीय जो इनके बारे में लिखा है वो लिखा है अंगुत्तर निकाय, जो कि आपका एक बौद्ध साहित्य है। ठीक है, उसमें इसमें लिखा है, तो उसमें ठीक है, तो हमने पढ़े थे महाजनपद। टोटल महाजनपद कितने थे? 16 थे। 16 में से 14 महाजनपद जो थे वो हमारे भारत के अंदर है, जबकि 2 महाजनपद आज भारत के बाहर है। ठीक है, क्योंकि पहले जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला हिस्सा हुआ करता था, ये भी भारत का हिस्सा था। ठीक है, तो आज भी हमारे देश से बाहर है। ठीक है, उन दोनों का नाम मैंने आपको बताया था, एक का नाम है गंधार और एक का नाम है कम्बोज। ठीक है, जो कि रावलपिंडी, वहाँ रावलपिंडी पड़ता है पाकिस्तान में। ठीक है, पेशावर रावलपिंडी वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो ये 16 महाजनपद के नाम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि 16 महाजनपद कौन कौन से थे। ठीक है, भारत के अंदर आपने देखा था कि मिडल भारत में जो नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, नर्मदा नदी जो बहती है, जो उत्तरी भारत यानी नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को जो सेपरेट करती है। ठीक है, तो जो नर्मदा नदी के ऊपर सारे के सारे जितने भी महाजनपद थे, क्योंकि 14 जनपद हमारे पास ही है भारत के अंदर, उनमें तो भी 13 जनपद जो नर्मदा नदी के उत्तर में है। ठीक है, और जबकि एक जनपद जिसका नाम था अश्मक, जो कि हमारा काशी है दक्षिण में है, वो भी कौन से नदी किनारे है? उसने वो है गोदावरी के तट पर। ठीक है, तो उन 16 के 16 महाजनपदों के नाम एक बार हम रिकॉल करते हैं। पहला था अंग, दूसरा था मगध, तीसरा था वज्जी, चौथा था मल, पांचवा काशी, छठा कौशल, सातवां वत्स, आठवां चेदी, नौवां पांचाल, 10वां शूरसेन, 11वां कुरु, 12वां मत्स्य, 13वां अवंती और 14वां आपका था अश्मक, जैसे कि मैंने बताया, जो आपका गोदावरी के नदी के तट पर था। और दो जो भारत के बाहर थे उनका नाम था कम्बोज और गंधार। तो टोटल 16 हो गया। आपको अगर आपने वे लेक्चर नहीं देखा है तो आप इससे पिछले लेक्चर पे जाए और उसको देखिए, और मैंने बिल्कुल लाइन वाइज में पढ़ाता आ रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं मगध साम्राज्य की। हम बात करते हैं कि कैसे मगध इन 16 जनपदों में, इन 16 महाजनपद जो थे, इन सब में मगध ही क्यों सर्वाधिक क्या हुआ, विख्यात हुआ। यानी कि ये एक मुख्य केंद्र बन गया। यहाँ से शासन करना बहुत ज़्यादा क्या हो गया, एक संघर्ष बन गया कि यहाँ से जो शासन करेगा वही भारत की नींव को, भारत की बागडोर को पकड़ेगा। तो यहाँ से शासन करना इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी थी, यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा उर्वरक थी, यानी बहुत ज़्यादा फर्टाइल भूमि थी। और जहाँ फर्टाइल भूमि होगी तो वहाँ कृषि भी ज़्यादा होगी, तो कृषि ज़्यादा होगी, तो इस कारण लोगों का हमेशा संघर्ष रहा करता था कि वे मगध पर अपना आधिपत्य करें। ठीक है, और भी कारण थे, जैसे कि मगध में बहुत सारे आपके लोहे की खानें मिली है। ठीक है, लोहे की खान थी वहाँ से बहुत सारी, तो लोहे के ज़्यादा हथियार कहाँ बनते? वो बनेंगे मगध में। यानी जो मगध पे राज शासन करेगा वह सर्वाधिक शक्तिशाली राजा होगा। ठीक है, तो यह भी कारण था कि मगध जो बहुत ज़्यादा उभर कर निकला। ठीक है, तो बात करते हैं मगध पर कौन कौन साम्राज्य ने कैसे कैसे आधिपत्य किया, किस वंश के बाद कौन सा वंश आया, बिल्कुल एक ऑर्डर में पढ़ेंगे सब कुछ हम। ठीक है, पहले वंश की बात करते हैं जिसका नाम है हर्यक वंश। हर्यक वंश जो कि 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक चला।
544 मैं कहता हूँ कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि महात्मा बुद्ध के जीवन और जन्म लेने के बाद करीबन करीबन 20 वर्ष बाद, यानी 19 वर्ष या 20 वर्ष, लगभग 20 वर्ष बाद हर्यक वंश की स्थापना होती है मगध में। और इस वंश के संस्थापक जो होते हैं वो होते हैं बिंबिसार। ठीक है। अब उस समय क्या मगध पे उससे पहले भी प्रशासन था? जी हाँ, उससे पहले एक प्रघोत वंश हुआ करता था। देखो उसका इतिहास की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने उसके बारे में यहाँ कोई भी लिखित नहीं किया है। ठीक है। तो जो वंश है प्रघोत, उसके अवंती वर्मन राजा थे। ठीक है। अवंती वर्मन राजा थे, उनको मारकर ही बिंबिसार ने यहाँ से अपने हर्यक वंश की स्थापना की। तो मेन तथ्य जो स्टार्ट होता है वो बिंबिसार से शुरू होता है। ठीक है। देखो बिंबिसार जिसका शासन रहा 544 से 492, आप कह सकते हो करीबन 44 वर्ष ही हो गए और 8 ही हो गए, यानी पूरे 52 वर्षों तक इसने शासन किया। जैन साहित्यों में बिंबिसार के लिए श्रेणिक शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। मगध का वास्तविक संस्थापक भी इसको ही माना जाता है, बिंबिसार को। अब जैसे कि मैंने आपको मैप में दिखाया था पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा एक बार जाकर देखना। तो जो मगध था, मगध के जस्ट दाईं ओर क्या था? अंग प्रदेश था, अंग महाजनपद था। इसने अंग महाजनपद को जीत लिया और वहां से अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त कर दिया। ठीक है। अब इनके अंडर में 2 आ गए भाई। एक तो इसके अंडर में क्या आ गया? अपना मगध, इधर बराबर वाला अंग को जीत लिया, क्योंकि बिंबिसार ने ये प्रक्रिया स्टार्ट करी कि अपने साम्राज्य को बढ़ाना। ठीक है। यहीं तक इस प्रक्रिया स्टार्ट हुई और अशोक के समय जाकर बाद धीरे धीरे खत्म हुई। ठीक है, प्रक्रिया। तो इसने बराबर वाले अंग प्रदेश को जीत लिया और इसने क्या किया? और प्रदेशों पर काबू करने के लिए इसने वैवाहिक संबंध बनाने शुरू करे कि विवाह कर लिया किसी राज्य की राजकुमारी से, और वहां से क्या होगा? फिर वहां भी इसका आधिपत्य हो गया, यानी वहां की बात मानने लग गए। तो ऐसे करके इनने अपने साम्राज्य को विस्तार करना प्रारंभ किया। तो इसने टोटल 3 विवाह किए थे। पहला था महाकोशला देवी, जो कि कौशल नरेश की पुत्री थी और प्रसेनजीत की बहन थी। ठीक है। ये राजा कहाँ के थे? ये राजा थे आपके कौशल मैंने बताया आपको, कौशल ये क्या था? महाजनपद था, वहाँ के ये राजा थे। ठीक है। कौशल नरेश, उनके एक पुत्र थे प्रसेनजीत, उनकी पुत्री थी जिनका नाम था महाकोशला। इस महाकोशला से विवाह किया इन्होंने। ठीक है। जब महाकोशला से इनका विवाह हो गया तो भाई दहेज में इनको क्या मिला? जो काशी था, काशी कौशल राज्य के आधिपत्य था, उनका ही शासन था वहाँ से। तो वो उन्होंने काशी से क्या करा? हर महीने क्या करते थे? उन्हें 1 लाख रुपए क्या देते थे? दहेज के रूप में मिलता था। ठीक है। 1 लाख रुपए दहेज के रूप में मिलता था। ठीक है। दूसरा विवाह इन्होंने चेलना से किया। चेलना जो थी लिच्छवी नरेश शिवराज की पुत्री थी। अब लिच्छवी मैंने बताया था जो वज्जी गणराज्य था, क्योंकि मैंने कहा था सारे के सारे राजतंत्रात्मक थे, जबकि 2 राज्य गणतंत्रात्मक थे, एक वज्जी और एक मल्ल। तो वज्जी के अंदर भी 8 गण थे, 8 गणराज्य थे। उन्हीं 8 गणराज्यों में से एक था लिच्छवी। उसी लिच्छवी के राजा थे शिवराज, उनकी पुत्री थी चेलना। ठीक है। उससे विवाह हुआ चेलना से। अब इन्हीं से पुत्र हुआ था अजातशत्रु। ठीक है। अब उसके बाद तीसरी विवाह में क्या? रानी क्षेमा से। रानी क्षेमा जो कि मद्रकुल था एक पंजाब के अंदर, पंजाब वाले एरिया में पड़ता था मद्रकुल, वहाँ के प्रधान जो थे उनकी पुत्री थी रानी क्षेमा। उनसे वैवाहिक संबंध बनाकर इन्होंने अपने शासन को बढ़ाने की प्रयास किया। और इधर अवंती था जो नर्मदा नदी के तट पर था। ठीक है। वहाँ के शासक थे चंड प्रगोत। इनके बीच और बिंबिसार के बीच हमेशा संघर्ष बना रहता था, युद्ध वगैरह के माहौल बने रहते थे। ठीक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि चंद्र प्रगोत से इनकी मित्रता हो गई और ये एक अच्छे मित्र बन गए। आगे कहानी में ये भी लिखा है कि बिंबिसार ने एक वो वैद्य थे जीविक, ठीक है, उनको भेजा था। जब ये बीमार पड़ गए थे, चंद्र प्रगोट बीमार पड़ गए थे, तो इनके इलाज के लिए किन्हें भेजा था? वैद्य जीविक को भेजा था। जीविक वैद्य कौन था? वो भी इन्हीं का ही पुत्र था। किनका? बिंबिसार का। ठीक है। अब दूसरे नंबर जब बिंबिसार को इसके पुत्र थे अजातशत्रु। तो अजातशत्रु इनका नाम कुणिक कहा गया है। ठीक है। आप कहते तो जैन साहित्य में इनको कुणिक कहा गया है।
इनने क्या किया था, अपने पिता की हत्या कर दी थी और खुद मगधी गद्दी पर बैठ गया था। ठीक है, अब मगधी गद्दी पर बैठ गया। अब क्योंकि अभी तक काशी से सिर्फ इनको पैसा आता था दहेज के रूप में, अब ये इसने, क्योंकि अंग साम्राज्य तो इनके पिता ने दिया जीत के उनको, कौशल इनके एक तरह के अधीन ही हो गया था, क्योंकि वहाँ की पुत्री से, वहाँ की पसंदीदा की बहन से इनका विवाह रखा था बिंबिसार का। ठीक है, तो यानी कहीं ना कहीं वे इनकी बात मान रहे थे। ठीक है, और इधर आपका जो तीसरा, अब अजातशत्रु ने क्या सोचा कि जो काशी जो है इसको मैं पूरा का पूरा लूँ, अब मैं इसमें से कोई दहेज वगैरह नहीं लूँगा, मैं क्या करूँ, पूरा काशी लूँगा। तो इसने क्या किया, इसने संघर्ष करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि इसने सामने से लड़ाई करनी स्टार्ट कर दी। इसने क्या किया, जो कौशल नरेश थे प्रसेनजीत, उनकी पुत्री थी वजीरा। ठीक है, वजीरा से विवाह कर लिया, क्योंकि प्रसेनजीत इतने परेशान हो गए थे, इन्हें इतना परेशान कर दिया। अभी प्रसेनजीत ने सोचा कि एक काम करूँ भाई, इसमें अपनी पुत्री का विवाह करवा दो, तो इन्होंने वजीरा का विवाह करवा दिया। और काशी जो इन्हें क्या मिल रहा था, वहाँ से सिर्फ पैसे मिलते थे, अब इन्होंने क्या मिला, इन्हें पूरा काशी ही मिल गया। ठीक है, और एक और मैंने आपको बताया था कि मल राज्य जो कि वज्जी के जस्ट उत्तर में था। ठीक है, जैसे उत्तर में था तो उसको भी इन्होंने अधिपत्य कर लिया, इसको भी इन्होंने अजातशत्रु ने जीत लिया। तो इस प्रकार इन्होंने टोटल 5 महाजनपदों पर धीरे धीरे अपना अधिपत्य जमा लिया। एक अंग और एक मगध और एक वज्जी और एक मल और एक काशी, ये 5 पे या आगे, क्योंकि वज्जी जो था, वज्जी की जो इनकी माता थी चेलना। ठीक है, तो वे इनके ही आदेशों पर चलती थी वहाँ के राजा। ठीक है, तो अजातशत्रु ने विस्तार की एक नीति अपनाई। अब इनके बाद जो शासन होता है मगध पर, वो होता है उदयनिन का, क्योंकि 460 बीसी तक जब इनका अजातशत्रु का शासन रहता है, उसके बाद उदयनिन आते हैं। उदयनिन जो कि आपके वत्स एक महाजनपद था, उनके राजा थे। ठीक है, तो उन्होंने मगध पर आक्रमण किया और मगध की गद्दी पर अपना शासन स्थापित किया। ये 460 ईसा पूर्व की बात है, 460 से 444 ईसा पूर्व तक की ये रहे। ठीक है, और मगधी गद्दी पर बैठे और इन्होंने एक पाटलिपुत्र की स्थापना की। पाटलिपुत्र जो कि पटना में पड़ता था, गंगा और सोन नदी के संगम में पड़ता है। ठीक है, नगर बनवाया और राजधानी बनाया। तो अभी तक राजधानी वही मगध की जो राजधानी हुआ करती, गिरिब्रज राजघर है, वही होते आ रही थी, लेकिन उदयनिन ने पाटलिपुत्र बनाकर उसको राजधानी बनाया। इसके उत्तराधिकारी आए, इनके उत्तराधिकारी यानी उदयनिन के पुत्र आए। ठीक है, तो उनके पुत्रों ने, उनके वंशज ने क्या किया, वहाँ से अपना शासन चलाया, वो भी 412 बीसी तक चलाया। तो आप कह सकते हैं हर एक वंश जो कि 544 से शुरू हुआ था, 412 ईसा पूर्व तक की ये चला। उसके बाद मगध पर आपके दूसरे राजवंश आता है जिसका नाम है शिशुनाग वंश, जो कि 412 ईसा पूर्व से 344 बीसी तक के, यानी ईसा पूर्व तक के चलता है। इसके संस्थापक कौन थे, शिशुनाग थे, क्योंकि जो संस्थापक थे उन्होंने अपने नाम से ये वंश चलाया, शिशुनाग वंश। ठीक है, ये कहाँ के राजा थे, ठीक है, ये वैसे एक कबीले के राजा थे। इन्होंने क्या किया, शिशुनाग जो थे, इन्होंने मगध पर अपना आधिपत्य जमाया। अब होता क्या है कि जो मगध शिशुनाग है, ये अभी तक मैंने आपको बताया था कि 5 महाजनपद इनके अंडर में थे। इन्होंने अब जब अवंती जो कि नर्मदा नदी पर था, और वत्स आपको जानते हो जो कि उदयनिन का झांसी शासन क्या करता था। ठीक है, जब उदयनिन को इन्होंने, उदयनिन के उत्तराधिकारी को हरा दिया, तो यानी वत्स भी इनके अंडर में आ गया और अवंती को भी इनके अंडर में आ गया। तो शिशुनाग के समय में आप देख सकते हो कि करीबन 7 महाजनपद इनके अंडर में आ गए, 7 से 8 महाजनपद इनके अंडर में आ गए। अब वज्जी बहुत तरह इनके अंडर में आ गया। राजधानी इन्होंने रखी वैशाली। वैशाली में मैं बता दूं आपको, वैशाली राजधानी वज्जी की हुआ करती थी। जो वज्जी महाजनपद है उसकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी, उसको ही इसने अपनी राजधानी बताया। ना इसने राजगृह बनाई, ना इसने पाटलिपुत्र बनाई, इन्हें राजधानी बनाई वैशाली। इसके बाद इसी वंश में आगे चलकर आते हैं कालाशोक आते हैं। कालाशोक जो कि शिशुनाग के पुत्र थे। ठीक है, इन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र स्थान करी, यानी पिता ने राजधानी वैशाली रखी थी और पुत्र ने राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरण की। ठीक है, अब वैशाली में सेकंड बौद्ध संगति हुई थी। अब जानते हो, आप मैंने आपको पढ़ा रखा, अगर आपने अब तक नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाए और जो पीछे के जो वीडियो है उनको देखें कि बौद्ध संगति कितनी हुई थी और कहाँ से हुई थी। वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं कि 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। जो सेकंड बौद्ध संगति हुई थी वो कालाशोक शासन का इसके काल में ही हुई थी। ठीक है, अब मगध पर अब जब तीसरे महावंश की जो राजवंश की उदय होता है, इसका नाम है नंद वंश, जो कि 344 बीसी से
322 बीसी तक के रहा। इस वंश के संस्थापक जो थे महापद्म नंद थे, बहुत ही सर्वाधिक शक्तिशाली। अगर इस वंश पर, इस मगध पर जो वंश में राजा हुए, वो सबसे महाशक्तिशाली राजा जो थे वो थे महापद्म नंद। इन्होंने क्या किया, मगध को इस सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया कि मगध ही अब जो क्या बन गया, पूरे के पूरे समस्त भारत की बागडोर बन गया। यहीं यहीं से पूरा भारत कंट्रोल होता था। जिस प्रकार आज के टाइम में दिल्ली से पूरे भारत कंट्रोल होता है, इसी प्रकार नंद वंश में मगध जनपद पर जब महापद्म नंद का राज था तो वहाँ से पूरे भारत का प्रशासन चलता था। ठीक है, सभी के सभी महाजनपद इनके अधीन हो चुके थे। ठीक है, कलिंग को भी जीत लिया था इन्होंने। ठीक है, इस कारण इनको एक राट भी कहा गया महापद्म नंद को। इसी वंश में आगे चलकर आते हैं धनानंद। ठीक है, धनानंद जो थे 322 बीसी की बात है, इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया और 321 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य बैठ गए, जिन्होंने एक महान वंश, जो कि बहुत बड़ा वंश था, जो कि सर्वाधिक विख्यात वंश था, वो उन्होंने नींव रखी, जिसका नाम था मौर्य वंश। तो मौर्य वंश की नींव 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा रखी गई। अब बात करते हैं हम चौथे राजवंश की, जो कि मौर्य वंश है। मगध के चौथा राजवंश जो कि मौर्य वंश है, इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई 322 से 21 ईसा पूर्व के बीच में की गई। ब्राह्मण ग्रंथ और मुद्रा राक्षस, ये पुस्तक है जिनके विशाख दत्त जिनके लेखक है विष्णु पुराण। ये जो महाग्रंथ है, ये कहते हैं कि ये जो चंद्रगुप्त था ये शूद्र जाति का था, जबकि बौद्ध ग्रंथ मानते हैं कि ये क्षत्रिय जाति का मानते हैं। राज्य के चिन्ह की बात करें, इस वंश का राज्य के चिन्ह क्या रहा था, वो मयूर था और राज्य भाषा इनकी पाली थी। साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं, साहित्यिक स्रोत अब इस वंश के देखते हैं। इस वंश के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिली? ठीक है, तो जानकारी आपको पता है कि दो तरह से मिलते हैं, एक साहित्यिक स्रोतों से, दूसरी पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। तो साहित्यिक स्रोत हम देख लें, पुराण, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र चाणक्य जिसके लेखक है, मुद्रा राक्षस जिसके लेखक उन्हें विशाख दत्त है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से? दीपवंश, महावंश पर लिखा गया टीका, महाबोधि वंश, दिव्यवादान, ये आदि ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र जो भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया, परिशिष्ट पर्व जो कि हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। इन सभी ग्रंथों में आपके मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। यूनानी लेखकों में बात करते हैं, जो यूनान के लोग थे जो भारत पर आक्रमण करते थे, उनके लेखकों में चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस नाम से बोला गया है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने कहा था कि ये चंद्रगुप्त के लिए प्रयुक्त नाम है। ठीक है, और मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर के एक राजदूत थे, जो भारत में आए थे, चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। ठीक है, इनकी पुस्तक है इंडिका, उसमें भी मौर्य वंश के बारे में उल्लेखित है। देखो सर्वाधिक जो मुख्य स्रोत है वो यही है, इंडिका। ठीक है, स्ट्रेबो, डियोटोरस, फिलेन, एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन, इन सभी की पुस्तकों में जब मौर्य वंश के बारे में विवरण मिलता है। पुरातात्विक स्रोतों की बात करते हैं कि पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से रहे इस वंश के बारे में, इस वंश का साक्ष्य कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत देते हैं। पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं, देखो सबसे ज़्यादा जो अभिलेख लिखने प्रारंभ जो करवाई, यानी पत्थरों पर लिखना, लेख लिखना, इसको बोलते हैं अभिलेख। ठीक है, ये लिखवाना जो शुरू किया वो अशोक के द्वारा किया गया। ठीक है, अशोक जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, पोते थे। ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया। ठीक है, सर्वाधिक अभिलेख जो इनके द्वारा लिखाए गए, ठीक है, 40 के आसपास अभिलेख मिलते हैं अशोक के। शक शासक है एक रुद्रदामन का जूनागढ़ जो कि आपका गिरनार जो कि पड़ता है, आपको गुजरात में पड़ता है, यहाँ से भी क्या एक लेख मिला है जिसमें मौर्य वंश का विवरण मिलता है। अब हम शुरू करते हैं इस वंश के एक एक राजा के बारे में, कौन कौन सा वंश, इस वंश में कौन कौन से राजा आए और उनने कौन से युद्ध किए और कौन से कार्य किए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे कि मैंने आपको बताया 322 बीसी में इन्होंने क्या किया, मगध राज सिंहासन को प्राप्त किया। ठीक है, 305 बीसी में बात करें बैक्टीरिया, क्योंकि देखो उस टाइम जो सिकंदर था, सिकंदर ने लगभग बहुत यूरोप का बहुत बड़ा एरिया अपने कवर में कर रखा था। ठीक है, तो वहीं से एक बैक्टीरिया पड़ता था, तो वहाँ से क्या हुआ, जो बैक्टीरिया के शासक थे वो थे सेल्यूकस निकेटर, क्योंकि जब सिकंदर जब मर जाते हैं तो उसके बाद सेल्यूकस निकेटर वहाँ से गद्दी पर बैठ जाते हैं। ठीक है, ये उनके महान सेनापति थे। ठीक है, अब सेल्यूकस निकेटर का भी युद्ध हुआ था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का हमारा
चंद्रगुप्त मौर्य के साथ 305 BC में हुआ, जिसमें सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया। ठीक है, तो ये अपने बचाव अभी उनने अपने जान की भिक्षा के बदले उन्होंने कहा गया कि एक प्रस्ताव रखा गया कि अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करेगा। ठीक है, और दहेज में उसको 4 क्षेत्र मिले जो कि हेरात, कंधार और मकरान और काबुल थे। आप देख सकते हो सारे के सारे कहीं ना कहीं आपके अफगानिस्तान और आपके पाकिस्तान के कुछ इलाके हैं। ठीक है, बस सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत, मैंने जैसे बताया कि इन्होंने अपने राजदूत मेगानेस्थिस को बेटा था चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। ठीक है, और इसने पाटलिपुत्र, जो मैं जब आपको बताया मैंने पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, वो थे आपके उदयनीन थे। ठीक है, पाटलिपुत्र को इन्होंने अपनी पुस्तक में पालीब्रोथो नाम से संबोधित किया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि मेगानेस्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका कि उन्होंने पाटलिपुत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है, वो पालीब्रोथो। ठीक है, आचार्य भद्रबाहु, जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपके बौद्ध धर्म में है, सॉरी जैन धर्म के हैं। ठीक है, भद्रबाहु। ठीक है, जो भद्रबाहु है इनके द्वारा भी कुछ जैन धर्म की दीक्षा ली गई, चंद्रगुप्त मौर्य ने ली। ठीक है, आपको जैसे कि मैंने बताया था कि जब जो आचार्य भद्रबाहु थे और दूसरे आचार्य थे स्थूलभद्र, उनके समय में जो मगध में बहुत भीषण अकाल पड़ा था। उस अकाल में क्या हुआ कि जो आचार्य भद्रबाहु थे वे अपने शिष्यों सहित दक्षिण भारत के लिए निकल गए। ठीक है, तो इन्हीं के साथ आपके चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस जो मैंने क्लास कराई है उसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब ये भी बताया था वे कहाँ गए थे, वे कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में गए थे। ठीक, फिर भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो ये श्रवण बेलगोला कर्नाटक में गए थे, वहाँ से चंद्रगिरी पहाड़ी पड़ती है। उस चंद्रगिरी पहाड़ी पर इन्होंने संलेखना पद्धति द्वारा एक पद्धति चलती है जो कि बौद्ध धर्म जैन धर्म में चलती है। उस पद्धति के नियम स्वरूप ही इन्होंने क्या किया, अपने प्राणों का त्याग किया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त का गवर्नर कौन था, उसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। ठीक है, इनका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है क्योंकि इस व्यक्ति ने क्या किया था, गिरनार प्रांत में, गिरनार गुजरात में पड़ता है, इस प्रांत में सुदर्शन झील जो बनवाई थी वो आपके पुष्यगुप्त वैश्य, जो कि किससे गवर्नर थे, चंद्रगुप्त के द्वारा नियुक्त गवर्नर था, इनने ही वहां बनवाई थी। प्रधानमंत्री की बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश में प्रधानमंत्री कौन था, वो थे चाणक्य थे। चाणक्य दूसरा नाम विष्णुगुप्त है और एक नाम है कौटिल्य। देखो ये तीनों नाम एग्जाम में बहुत बार पूछ लिए गए, इसलिए तीनों नाम को आपको याद रखना है। अब उस समय कर व्यवस्था थी, जी हाँ उस समय कर व्यवस्था भी थी। कर जो लगता था उपज का 1/6 वां हिस्सा, ठीक है, होता था। वे कर उपज का 1/6वां हिस्सा जो होता था वो आपका क्या होता था, उपज का होता था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र मगध की गद्दी पे बैठते जिनका नाम है बिंदुसार। ठीक है, अब यूनानी लेखकों ने इनको अमित्रोचेटस के नाम से संबोधित किया। अमित्रोचेटस जो कि संस्कृत में रूपांतरण किया, इसका नाम होता है अमित्रघात। अमित्रघात भी नाम जो प्रयुक्त हुआ है वो बिंदुसार के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, ये संस्कृत रूपांतरण है अमित्रोचेटस का। वायु पुराण में इनको मद्रसार कहा गया है, जैन ग्रंथों में इनको सिंहसेन कहा गया है। तो ये अवश्य ध्यान रखना क्योंकि सिंहसेन के नाम से आ सकता है, सिंहसेन कौन से वंश से संबंधित है, तो लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रोबो, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रोबो एक इतिहासकार थे, इनके द्वारा इनके द्वारा इनकी पुस्तक में लिखित है कि सीरिया शासक जो होते एंटीओकस थे। एंटीओकस ने डाइमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिलिन जो कि ये भी इतिहासकार है, इनके द्वारा जो कि मिस्र शासक टोलमी सेकंड फिलाडेल्फस के इनके अनुसार कि एक जो मिशनरीज थे इन्होंने एक राजदूत भेजा जिसका नाम था डायनोसियस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली इस तरह आता है कि डाइमेकस जो नाम का जो राजदूत था वह किसके दरबार में आया था। ठीक है, तो ये बिंदुसार के दरबार में आया था, तो आपको याद रखना है। दिव्यवदान, जैसे कि मैंने बताया कि बौद्ध ग्रंथ है दिव्यवदान, इसमें लिखा है कि तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, बहुत बड़े विद्रोह हुए थे। तो इनको शांत करने के लिए बिंदुसार ने अपने 2 पुत्र को भेजा था, पहले भेजा सुसीम को, दूसरे भेजा अशोक को। ठीक है, ये याद रखना, इनके 2 पुत्र थे, एक सुसीम और अशोक। ठीक है, तो पहले सुसीम को भेजा फिर अशोक को भेजा। और बात करें बिंदुसार, जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का एक अनुयायी था, क्या बिंदुसार भी जैन धर्म का? जी नहीं, ये जैन धर्म की एक शाखा पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वह जैन धर्म के अनुयायी थे, तो उनके पुत्र बिंदुसार जो थे वो आजीविक संप्रदाय के अनुयायी थे। आजीविक संप्रदाय जो भी एक जैन धर्म के द्वारा ही विकसित एक संप्रदाय है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था किसने बनाया था। ठीक है, वो अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछली क्लास में जाकर इनको
देख सकते हैं। अब इसी वंश में आगे चलकर आते हैं अशोक। अशोक जो कि एक महान राजा हुए, इनको महान अशोक कहा गया, ठीक है। सम्राट अशोक महान महान राजा, सबसे बहुत बड़े महान राजा हुए, ठीक है। अब बिंदुसार ने जब अशोक वहाँ विद्रोह को शांत करने गए थे, तो बिंदुसार ने क्या किया कि सुसीम को राज्य घोषित कर दिया, ठीक है। उनको राजा बना दिया, सुसीम को राजा वहाँ से घोषित कर दिया, ठीक, बिंदुसार ने। लेकिन फिर जब अशोक विद्रोह का दमन करके वापसी लौटे, तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो सुसीम बैठ गया है। फिर देखा कि जो राधा गुप्त थे, राधा गुप्त जो कि इनके दरबार में थे, ठीक है, इनकी मंत्रीगणों में एक थे, तो उनकी हेल्प से अशोक ने क्या किया, 273 बीसी में स्वयं को राजा घोषित कर दिया, और 269 बीसी में ये पूर्णतः मगध के राजा बन गए पूरे रूप से। यानी 273 में खुद को राजा घोषित किया गया, और 269 में ये मगध के राजा बन गए, ठीक है। अब हुआ क्या, ये प्रथम शासक था जिसने अभिलेख लिखना प्रारंभ करवाए, ठीक है। इसने सीधा अभिलेख लिखवाए, अब प्रजा को सीधा खुद ही डायरेक्टली संबोधन किया, ना ही किसी के माध्यम से इन्होंने संबोधित करवाया, कि खुद ही इन्होंने अपने अभिलेखों के माध्यम से पूरे के पूरे अपने प्रजा को संबोधित किया, ठीक है। ये पहले राजा थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। 1837 में जैन प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखा शिलालेख पढ़ा। जैसे कि मैंने आपको बता दूं कि जो अशोक के शिलालेख मिलते हैं, जो अभिलेख मिलते हैं, शिलालेख मतलब शिलों में लिखने वाले लेख, इसे बोलते हैं शिलालेख, ठीक है। तो इनके जो अभिलेख मिलते हैं, ये टोटली आपके 4 भाषाओं में मिलते हैं। एक तो अरमाइक, एक ग्रीक, और एक ख्रोष्टी, और एक ब्राह्मी, ठीक है। ग्रीक और अरमाइक का इकट्ठा एक शिलालेख मिलता है, ठीक है। ग्रीक वाले मिलते हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों आपको भारत से बाहर मिलेंगे, यानी कि उधर ही अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान है इस तरफ की एरिया में मिलेंगे, ठीक है। भारत में जितने भी इनके अभिलेख मिलेंगे वे सारे आपको ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलेंगे। इसी ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जो पढ़ा गया था, वो पढ़ा गया था 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इसको पढ़ा गया, ठीक है। और इस शिलालेख पर क्या लिखा है, इस पर लिखा है देवाना प्रियदसी, यानी देवताओं के प्रियदसी, जिसका मतलब होता है, ये लिखा है। अब बाद में ये पुष्टि हुई कि जो शब्द, ये उपाधि जो ली गई है, ये अशोक ने ही ली थी, ठीक है। तो देवताओं के प्रिय जो कहा गया है, वो अशोक के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जो अशोक के शिलालेख है वो 4 लिपि में मिलते हैं, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक और ब्राह्मी। ठीक है, खरोष्टी वाले मैंने आपको अलग लिख दिए, ठीक है, चारों मैंने अलग अलग लिख दिए कि खरोष्टी वाले लिपि वाले कहाँ से मिले। पेशावर से मिला, शाहबाजगढ़ी से मिला एक अभिलेख। दूसरा आपका मानसेहरा जो हजारा से प्राप्त हुआ अभिलेख। तो खरोष्टी लिपि में लिखे है शाहबाजगढ़ी जो पेशावर में पड़ता है, और दूसरा आपका मानसेहरा जो कि हजारा में पड़ता है। तो दोनों के दोनों काशी है, पाकिस्तान में है, ठीक है। और ग्रीक और अरमाइक लिपि जो मिला कांधार से प्राप्त हुआ, द्विभाषी है, क्योंकि ग्रीक और अरमाइक 2 भाषा का इसमें प्रयुक्त किया गया है। ब्राह्मी लिपि में आप देखते हो, मैंने कहा भारत में समस्त जितने भी अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। मास्किया एवं उडगोलम कर्नाटक में पड़ती है जगह, वहाँ से जो अभिलेख मिला वो ब्राह्मी लिपि का है। गुर्जरा जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है, नेट्टूर जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ती है, जूनागढ़ जो गुजरात में पड़ती है, सोपरा जो कि थाना जिला महाराष्ट्र में पड़ती है, और एक उत्तराखंड में भी मिलता है, ठीक है। और इन जगह सभी जगह जो नाम अशोक का, जो अशोक नाम ही प्रयुक्त हुआ है, कोई अलग अन्य नाम से कोई नहीं पुकारा गया है। सम्राट अशोक को अशोक नाम ही इनका अंकित मिलता है। कश्मीर पर भी कश्मीर में से पता लगता है, कश्मीर के अभिलेखों से पता लगता है कि यहाँ पर भी अशोक का क्या था, अधिकार था, ठीक है। क्योंकि एक पुस्तक हमारा राजतरंगिणी जो कि आपके कल्याण के द्वारा लिखी है, ठीक है, उन्होंने कहा है अशोक ने अशोकेश्वर नामक मंदिर धर्माणी बिहार में बनवाया। तो उन्होंने अशोकेश्वर नामक मंदिर बनवाया था, ठीक है, कहा वो कश्मीर में पड़ता है, ठीक है, वहाँ बनवाया था। तो राजतरंगिणी से पता लगता है कि भाई हाँ, यहाँ भी अशोक का ही आधिपत्य था, ठीक है। 13वां शिलालेख, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कितने कि इन्होंने जो टोटल इस वंश और अशोक के द्वारा 14 अभिलेख, यानी जो बड़े शिलालेख थे 14 लिखवाए गए थे। उन 14 शिलालेखों में से जो 13वां शिलालेख है उसमें लिखा है कि 261 BC जो कि 8वें वर्ष, यानी कि 269 में इन्होंने अपना प्रशासन, इनका शासन शुरू हुआ था। जो उसके पूरे 8 वर्ष बाद यानी 261 BC में इन्होंने कलिंग के विरुद्ध अपना युद्ध किया, यानी कलिंग पर इन्होंने आक्रमण किया, ठीक है। और वहाँ की भयावता को देखकर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना वो क्या बोल, इन्होंने युद्ध और हिंसा त्याग दी और अहिंसा के मार्ग पर आ गए और धर्म को ग्रहण कर लिया और बौद्ध के एक अनुयायी बन गए, ठीक है। तो यह 13वां शिलालेख है जिसमें सब कुछ वर्णित लिखा हुआ है। धौली, जौगढ़ और कलिंग
ये 3 जगह के नाम है। यहाँ से जो अभिलेख मिलते हैं उन पर लिखा है, उन पर साफ साफ लिखा है कि समस्त प्रजा मेरी संतान है। ये अशोक के द्वारा लिखा गया है। अशोक की मृत्यु की बात करें 237 से 36 BC के आसपास इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। यानी इनका प्रशासन जो रहा, इनका शासन जो रहा वो 236 तक के रहा। अशोक के पुत्र की बात करें, इनके 3 पुत्र, जिनका नाम है महेंद्र, कुणाल और तिवल। तिवल का जिक्र आपने देख सकते हो, ये कौशंबी अभिलेख है, ठीक है, उसमें इसका उल्लेख मिलता है तिवल का, ठीक है। इनकी 2 पुत्री, जिनका नाम है संघमित्रा और चारुमती थी, ठीक है। अशोक के पौत्र थे, यानी इनके पौत्र जो पुत्र वो पोते जो थे वो दशरथ थे। दशरथ ने 3 गुफाओं बनाई थी। जो दशरथ थे उन्होंने 3 गुफाएं बनवाई थी, ठीक है। किसके लिए? आजीविक संप्रदाय के लिए, क्योंकि इनके जो आप ये जानते, दशरथ जानते हैं कि जो इनके परदादा थे, यानी दादा के पापा यानी बिंदुसार जो थे वो आजीविक संप्रदाय के थे। तो उन्होंने उनको देखते हुए तो 3 गुफाएं बनवाई थी नागार्जुन पहाड़ियों में, ठीक है। तो अशोक के जो पौत्र थे दशरथ, उन्होंने 3 गुफाएं बनवाई थी, ठीक है। इनका दशरथ का 8 वर्षों तक शासन रहा, ठीक है। मैंने बता दिया नागार्जुन पहाड़ी पर बनवाई थी। इसी तरह इस वंश में आगे चलकर राजा आते गए तो सबसे जो लास्ट राजा थे मौर्य वंश के वो थे बृहद्रथ। मौर्य वंश के अंतिम राजा थे। इनके एक सेनापति थे जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, ने 184 BC में इनकी हत्या कर दी, क्योंकि ये भी अपने ही पूर्वज यानी अशोक, जो सम्राट अशोक थे उनके आदर्शों पर चलते आ रहे थे, अहिंसा को अपनाया हुआ था, ठीक है। तो इस कारण पुष्यमित्र शुंग की भारी आक्रमण बढ़ते जा रहे थे, उनके विरुद्ध अगर हथियार न ठाने के ऊपर लेकर पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, 184 BC में इनकी हत्या कर दी, ठीक है। और पुष्यमित्र शुंग है, इसके बारे में शुंग वंश बनता है, ठीक है। इस शुंग वंश के बारे में हम 5वें राजवंश जो है मौर्य मगध का, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अपने आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि कल की वीडियो जो होगी आपकी वो शासन व्यवस्था पर होगी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अशोक के द्वारा 16 शिलालेख लिखवाए गए थे, जिसमें पहले शिलालेख पर उन्होंने लिखवाया था कि पशु बलि की निंदा की गई है, यानी पशु की हत्या नहीं करनी है, इसकी निंदा की गई है। दूसरे अभिलेख पे इनके सीमावर्ती राज्य, जो कुछ सीमावर्ती राज्य थे जैसे कि चोल, पांडे, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, ये मैं आपको चित्र के वो मैप के माध्यम से दिखाऊंगा कि ये कहाँ कहाँ से किन किन इलाकों में पड़ते थे। ये आपके आप कह सकते हो कि आपके जो तमिलनाडु और आपके कर्नाटक और आपके केरला हो गया, इन तरह के इलाके जो होते हैं इस तरफ के, ये आपके चोल पांड्या का आधिपत्य होता था, ठीक है, ठीक है। इन सभी से सुरक्षा की बात की गई है सेकंड वाले शिलालेख में। तीसरे इनके शिलालेख में बात की गई है युक्त, राज्युक और प्रादेशिक अधिकारी, कुछ अधिकारियों के नाम है, वो मैं आपको आने वाले कल की वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि कल की वीडियो हो रहा है मौर्य वंश की, फिर उसके बाद शुंग वंश स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो उसमें दिखाऊंगा, ठीक है, कौन कौन से अधिकारी थे, कौन क्या काम करते थे, ठीक है। धम्म का उल्लेख भी मिलता है आपको, चौथे शिलालेख में मिलता है। 5वें शिलालेख में धम्म महापात्रा यानी धर्म की रक्षा करने वाला, धर्म का अधिकारी इन्होंने नियुक्त किया था।